हाय गाइस, वेलकम टू आवर शो। आज हम बात करेंगे कि ऑयल प्राइसेस कैसे 305% गिर गए। यस, यू हर्ड इट राइट, 305% गिर गए। ये 305% गिरना क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी बीटीसी कम्युनिटी पे या बीटीसी के प्राइस पे या क्रिप्टो कम्युनिटी पे इन जनरल, ये किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। एंड थर्डली कि बीटीसी कैसे हेज करता है, कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो ऑयल प्राइसेस में हमने देखी और कैसे इसके प्राइसेस गिरे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि ऑयल का प्राइस 305% गिर गया और वो एक्चुअली नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि ऑयल के प्राइसेस कैसे नेगेटिव होते हैं। पहले इसको समझिए कि ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से काम करते हैं कि आप, एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिखा जो जनवरी में कि मैं मई में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी लूंगा। राइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे आज एक्सपायर। इसका मतलब क्या था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको कोई सेलर नहीं मिला, उन्होंने सोचा कि चलो $60 पे सपोजली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जनवरी में कि मैं ये जैसे इसका रेट बढ़ जाएगा जनवरी से मई के बीच में मैं उसको कभी भी बेच दूंगा। वो $60 से कभी बढ़ा ही नहीं और हमेशा वो गिरता रहा। कल जब मार्केट में आज उसकी डिलीवरी थी ऑयल बैरल्स की, तो वो ऑयल बैरल्स की डिलीवरी लेने के लिए कोई था नहीं, तो उसने क्या करा कि वो लोगों के पास गया और उन्होंने पूछा कि आप लेना चाहते हैं, तो कोई बायर ही नहीं था। बायर ना होने की वजह से जो ऑयल का जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू है वो गिरती चली गई। उसने पहले बोला कि $15, फिर $14, फिर $10, इस तरह से ऑयल की वैल्यू गिरती चली गई। इसके बाद क्या हुआ कि वो जा करके जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर वो फ्री में भी, जीरो का मतलब होगा कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री में देने को रेडी है, वो ऑयल फ्री में देने को रेडी है, वो ऑयल अब फ्री में देने को रेडी है। बट सिंस डिमांड तो ऑयल की खत्म हो चुकी है, कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन जीरो है, लॉजिस्टिक्स नहीं चल रही, कोई इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, तो ऑयल की डिमांड ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। अब बंदा क्या सोच रहा है कि आप ऑयल ले लीजिए फ्री में, बट प्रॉब्लम इज स्टोरेज एक इतना बड़ा कंसर्न था कि हमारे यूएस में स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं थी। जितने भी वेयर हाउसेस थे वहाँ पे ऑयल सारा बंधा हुआ था ऑलरेडी। सारी की सारी ऑयल, जितने भी स्टोरेज हाउसेस थे वो कंप्लीटली फुल थे। तो उसने फिर क्या करा कि सबने मना कर दिया कि हम ऑयल फ्री में भी नहीं रख सकते, हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स का रेट नेगेटिव जाने लगा, यानी कि अब नाउ द पर्सन, क्योंकि वो खुद तो डिलीवरी ले नहीं सकता, वो कुछ पैसे देने को रेडी है कि आप ले लीजिए पैसे और ये कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी ले लीजिए, इसकी डिलीवरी ले लीजिए। ये हमें लर्निंग क्या देती है? ऑयल जैसी मार्केट भी ज्यादा मैनिपुलेटेड है स्पेक्यूलेटर से रादर देन जो रियल कंज्यूमर है। रियल कंज्यूमर होता तो डिलीवरी ले लेता, बट ये स्पेक्यूलेटर्स थे जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस के साथ खेल रहे थे। ये रियल यूजर ऑफ, कंज्यूमर ऑफ एसेट नहीं थे। तो ये सारी प्राइसेस, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, कमोडिटीज हैं, कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्राइस हैं उनको गवर्न स्पेक्यूलेटर्स कर रहे हैं, ना कि कंज्यूमर्स। ये बात समझने वाली बात है कि इनके प्राइसेस को गवर्न कौन कर रहे हैं? स्पेक्यूलेटर्स, ना कि कंज्यूमर्स, विच इज द प्रॉब्लम ऑफ द आवर। राइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर बीटीसी प्राइस और क्रिप्टो कम्युनिटी। इससे हमें एक आइडिया लगा है कि कम्युनिटी जो हमारी है, जितनी भी क्रिप्टो कम्युनिटी है, उसको कहीं ना कहीं ये पता चला है कि एक्चुअल कमोडिटी के प्राइसेस कुछ नहीं है। और जो दुनिया है वो उसने समझ लिया कि बहुत सारे ऑयल के बिलीवर्स, कमोडिटी बिलीवर्स ऑलरेडी ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि बिटकॉइन विल गो टू जीरो। राइट, बट ऑयल से पहले हमारा बिटकॉइन से पहले हमारा ऑयल जीरो चला गया, नेगेटिव चला गया, चाहे वो मोमेंटरली हो चाहे वो एक दिन के लिए हो। बट ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी जो करेंसी है उसे साउंड होना पड़ेगा, जो एज अ करेंसी, एज अ कमोडिटी अगर आप उसे ट्रेड कर रहे हैं। एक तो यूटिलाइजेशन है, ऑयल की यूटिलाइजेशन है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट उसकी जो एज अ कमोडिटी अगर आप उसकी वैल्यू चाहते हैं, एज अ प्राइसिंग वैल्यू चाहते हैं, तो वो उसके एसेट्स, जो हमारी मनी की प्रॉपर्टीज होती है, उसी से आती है, अदरवाइज वो नहीं आती। वो फंजेबल होनी चाहिए, वो डिविजिबल होनी चाहिए, इजीली स्टोरेबल होनी चाहिए, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होनी चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज एक मनी में होनी चाहिए। और अगर कमोडिटी को आप एज अ मनी, एज अ कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हो तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात समझते हैं कि ओपेक, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जितनी भी उनकी कम्युनिटी है, जिनके एक तरह से इनकी एसोसिएशन है, उसने ऑलरेडी प्राइस कट, सप्लाई को 10% से कट करने का फैसला ले लिया। बट वो फैसला इतनी लेट था और ये 10% भी एक सही फैसला है या नहीं फैसला है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
इसका सॉल्यूशन बिटकॉइन बहुत बढ़िया देता है कि एवरी 216 ब्लॉक्स, यानी कि हर 10 मिनट का एक ब्लॉक होता है, हर 2016 ब्लॉक्स के बाद उसकी जो डिफिकल्टी है उसकी एडजस्टमेंट होती है। उस एडजस्टमेंट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है, अगर माइनर्स गिर जाएंगे, माइनिंग रेट गिर जाएगा, तो माइनर्स को ज़्यादा बिटकॉइन जो ट्रांजेक्शन अप्रूव करने के लिए, ये माइनिंग ब्लॉक्स अप्रूव करने के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये बात अपने आप में कितनी बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? क्योंकि अगर आपके पास माइनिंग रेट गिर रहा है तो वो डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, उससे कोई भी थर्ड पार्टी गवर्न नहीं कर रही, कोई भी ओपेक जैसी एसोसिएशन गवर्न नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने इस बार डिसीजन लेने में लेट कर दिया सप्लाई कट में, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड ऑलरेडी गिर चुकी थी, बट सप्लाई कट होते होते लेट हो गई और उन्होंने सिर्फ 10% से कट करी सप्लाई। हो सकता है ज़्यादा कट की ज़रूरत थी, अगर वो ज़्यादा कट करते और पहले ही वो कट कर देते तो शायद ये नौबत आती ही ना कि ऑयल के प्राइसेस इतना गिर जाते। बट सिंस ये एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है ओपेक और एक एसोसिएशन है, तो उसको डिसीजन लेने में इतना लेट हो गया। बट बिटकॉइन के केस में ये ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम लेती है और हर 2016 ब्लॉक्स के बाद 2 हफ्ते में एक बार लेती है और डिफिकल्टी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है। सेकंड थिंग इज इन्फ्लेशन कट। ऑयल की सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं। ओपेक कंट्रीज में काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम थी, अभी रशिया और सऊदी अरब के केस में भी यही था कि सप्लाई कट करनी है और सप्लाई कट करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट बिटकॉइन के केस में वो हाफनिंग में ऑलरेडी हो रही है, 20 दिन में हमारी भी हाफनिंग आने वाली है। तो हाफनिंग क्या करता है कि हमारी सप्लाई ऑलरेडी हाफ कर देता है जो नया बिटकॉइन आने वाला है। ऑयल की सप्लाई हाफ हो ही नहीं पा रही, राइट? क्योंकि ओपेक कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक लालच आ जाता है, एक अग्रीड आ जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर बेच दें ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अगेन इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ अ सेंट्रलाइज सिस्टम। ये इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को ये बताया कि सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन किस तरह से कमोडिटी, ऑयल जैसी स्ट्रॉन्ग, जिसका इतनी ज़्यादा यूटिलिटी है, उस कमोडिटी के प्राइस को अगर नेगेटिव लेकर जा सकते हैं तो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन किसी भी कमोडिटी के प्राइस को नेगेटिव लेकर जा सकते हैं। सो गाइस, बिटकॉइन इज अ सोल्यूशन और यही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है इस केस स्टडी के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस केस स्टडी से। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, ताकि हम नए टॉपिक्स डिस्कस कर सकें। बाय बाय।